Hello everyone, I hope you all are doing good. I am doing great as well. तो आज के सेशन में विल बी कवरिंग द अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस. मेक श्योर आपने हमारा प्रीवियस सेशन बेसिक्स फॉर जीएसटी जरूर अटेंड किया है, बिकॉज आज के सेशन में हम लोग बहुत सारे ऐसे टर्म्स को कॉन्सेप्ट्स को यूज करने वाले हैं जिनका रेफरेंस उस पर्टिकुलर सेशन में दिया गया है. उस पर्टिकुलर सेशन का लिंक आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा. विद दैट लेट्स स्टार्ट. तो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल एग्जांपल. Suppose Mr. X has sold some goods to Mr. Y for rupees 10,000 plus 18% GST. X ने Y को गुड सेल किया which was worth 10,000 rupees plus 18% GST. देखिए, जब भी कोई सेलर कोई गुड्स या कोई सर्विस सेल करता है वो हमेशा एक सेल बिल इशू करता है. इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ टैक्स इनवॉइस, मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ कैश मेमो, अ बिल, अ रिसीट, समथिंग लाइक दैट. जब वो टैक्स इनवॉइस इशू करता है ही राइट्स डिटेल लाइक वो आइटम का डिस्क्रिप्शन क्या था एंड इट्स वैल्यूड एट 10,000 रुपीज प्लस उसने 18% जीएसटी ऐड किया एंड द टोटल बिल अमाउंट कम्स टू 11,800 रुपीज. नाउ व्हाट डज दिस implies that why the buyer will have to pay 11,800 rupees to Mr. X, the seller. Mr. X has purchased these goods for rupees 5,000 plus 18% GST. मिस्टर एक्स जो हमारा सेलर है, द ओरिजिनल सेलर, इसने भी तो गुड्स शायद किसी से बाई किया होगा एंड ही हैज बॉट दोस गुड्स फॉर रुपीज 5,000 प्लस 18% जीएसटी. जब मिस्टर एक्स इस गुड्स को बाई कर रहे हैं तो मिस्टर एक्स को भी पक्का कोई बिल मिला होगा. नाउ दैट बिल फॉर मिस्टर एक्स इज कॉल्ड अ परचेज बिल. मिस्टर एक्स को किसी से परचेज बिल जरूर मिला होगा. नाउ दिस बिल विल ऑल्सो हैव डिटेल्स लाइक आइटम क्या है, व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, उसका वैल्यू क्या है, एंड उस पे अगर जीएसटी ऐड किया द टोटल बिल कम्स टू 5,900 रुपीज. नाउ व्हाट डज दिस इम्प्लाइज दैट मिस्टर एक्स ने अपने सेलर को रुपीज 5,900 पे किया होगा. दिस इज आवर सिनेरियो. नाउ व्हाट वी नीड टू डिस्कस हियर इज जो टैक्स हम कलेक्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ सेल, द टैक्स दैट वी कलेक्ट एट द टाइम ऑफ सेल इज कॉल्ड आउटपुट टैक्स and the tax that we pay at the time of purchase is called input tax, right? तो अगर हम मिस्टर एक्स का बात करें तो मिस्टर एक्स के लिए 1800 रुपीज जो टैक्स इन्होंने कलेक्ट किया एट द टाइम ऑफ सेल इज कॉल्ड आउटपुट टैक्स, दिस 1800 रुपीज. एंड जो टैक्स मिस्टर एक्स ने पे किया था अपने परचेज के टाइम पे दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स. नाउ व्हाट डज गवर्नमेंट सेज? गवर्नमेंट सेज मिस्टर एक्स दैट सी दिस 10,000 रुपीज इज योर इनकम. ओके, जो आप 1,800 रुपए कलेक्ट कर रहे हो वाई से, दिस इज कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट. तो ये 1,800 रुपए एक्स अपने पास नहीं रख सकते. दिस 1,800 रुपीज विल बी डिपॉजिटेड बाई मिस्टर एक्स टू होम? टू गवर्नमेंट. वाई? बिकॉज ये पैसा तो गवर्नमेंट का ही है. मिस्टर एक्स ने खाली गवर्नमेंट के बिहाफ में वाई से टैक्स कलेक्ट किया है. इस टैक्स को मिस्टर एक्स गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा. अब गवर्नमेंट क्या बोलता है दैट मिस्टर एक्स आप मेरे को पूरा 1,800 रुपया टैक्स मत पे करो. जो टैक्स आपने ऑलरेडी कलेक्ट किया था आप उस टैक्स को इससे माइनस कर लो एंड जो बैलेंसिंग फिगर बचता है आप खाली इस टैक्स को मेरे को पे कर दो. सिंपल. जो टैक्स आपने सेल के टाइम पे कलेक्ट किया माइनस जो टैक्स आप ऑलरेडी पे करके आए हो, यू सब्ट्रैक्ट दैट. जो बैलेंसिंग फिगर बचता है खाली उतना ही टैक्स आपको मेरे को देना है. नाउ हमें ये समझना पड़ेगा कि जो 1,800 रुपया टैक्स हम कलेक्ट कर रहे हैं दिस टैक्स इज आवर लाइबिलिटी. वाई? बिकॉज हम इसे गवर्नमेंट के बिहाफ में कलेक्ट कर रहे हैं. हमें आज या ड्यू डेट पे जीएसटी का अपना ड्यू डेट्स होता है, उस ड्यू डेट को हमें इसे पेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को. तो जो टैक्स हम किसी के बिहाफ में कलेक्ट कर रहे हैं जो हमारा इनकम नहीं है, जो अल्टीमेटली हमें किसी को पे करना पड़ेगा, दैट इज आवर लाइबिलिटी. अच्छा, लाइबिलिटी का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है? एनीथिंग दैट वी ओ, जो हम ओ करते हैं किसी को, दैट इज कॉल्ड अ लाइबिलिटी. एंड अगर हम एक और एस्पेक्ट देखें लाइबिलिटी का, तो लाइबिलिटी इज समथिंग जिससे हमारे फ्यूचर में कैश आउटफ्लोज होने वाले हैं. लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटी समथिंग जिससे हमारे फ्यूचर में कैश आउटफ्लो होने वाले हैं. तो ड्यू डेट को जीएसटी में कुछ ड्यू डेट्स आते हैं, उन ड्यू डेट को मिस्टर एक्स को
1800 रुपीज गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, मिस्टर एक्स के हाथ से कुछ पैसों का आउटफ्लो होगा। दैट्स वाई आउटपुट टैक्स इज ऑलवेज आर लाइबिलिटी, राइट। नाउ इनपुट टैक्स जो हम पे कर आए हैं, व्हाट वी हैव पेड फ्रॉम आवर ओन पॉकेट, दिस इज आवर एसेट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई दिस इज आवर एसेट। देखिए एसेट क्या होता है, एसेट इज समथिंग दैट गिव्स अस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, जिससे हमको फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट हो। या हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि एसेट इज एनी आइटम जिससे हमारे फ्यूचर के आउटफ्लोज, योर फ्यूचर आउटफ्लोज गेट्स रिड्यूस, जिससे हमारे फ्यूचर के आउटफ्लोज कम हो जाए, दैट इज कॉल्ड आर एसेट। तो देखिए अगर आप ऐसे समझो कि ये लाइबिलिटी है 1800 का, इस पर्टिकुलर परचेज के कारण, जो परचेज एक्स ने किया 900 रुपीज का, इस पर्टिकुलर परचेज के कारण हमारा लाइबिलिटी 1800 रुपीज से इट ड्रॉप्स डाउन टू जस्ट 900 रुपीज। ये ड्रॉप डाउन क्यों हुआ लाइबिलिटी में? बिकॉज ऑफ दिस 900 रुपीज वाला आइटम। नाउ एनी आइटम दैट रिड्यूसेस योर आउटफ्लो, आपका आउटफ्लो कितना होता 1800, but it has dropped to 900 rupees. So any item that reduces our future cash outflow is called asset. So जो टैक्स हम पे कर आते हैं that is our asset, and जो टैक्स हमें गवर्नमेंट को पे करना है that is our liability. Hence we can conclude that output tax is our liability. जो आउटपुट टैक्स है, जो टैक्स हम कलेक्ट करते हैं that is our liability, and जो टैक्स हम पे कर आए that is our asset. क्यों? क्योंकि वो हमारे फ्यूचर के टैक्स लाइबिलिटीज को रिड्यूस कर देगा। क्लियर? सी बिफोर गेटिंग इनटू द अकाउंटिंग पार्ट, लेट्स लुक एट अ वेरी प्रैक्टिकल सिनेरियो। एक क्वेश्चन है, एसएम लिमिटेड ऑफ कोलकाता बॉट फर्नीचर फ्रॉम पूजा फर्नीचर मार्ट कोलकाता एट रुपीज 10,000 प्लस 18% जीएसटी। नाउ हियर एसएम लिमिटेड कौन है? एसएम लिमिटेड बायर है। एसएम लिमिटेड इज बाइंग फर्नीचर फ्रॉम पूजा फर्नीचर मार्ट, तो पूजा फर्नीचर मार्ट इज सेलर। देखिए जब हम लोग पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से अकाउंटिंग करते हैं, तो हमें क्वेश्चंस इंग्लिश के सेंटेंसेस के फॉर्म में दिए होते हैं। यहाँ पे देखिए एक इंग्लिश का सेंटेंस दिया हुआ है जो क्वेश्चन पूरा नरेट कर रहा है, एंड इस सेंटेंस के बेसिस में हमें अकाउंटिंग करना पड़ता है। बट अगर हम रियल लाइफ सिनेरियो की बात करें, तो रियल लाइफ सिनेरियो में हम लोगों को कुछ सेंटेंसेस नहीं मिलते हैं, हमें अकाउंटिंग करना पड़ता है वाया एविडेंसेस, वाया प्रूफ। देखिए ये टिपिकल परचेज ट्रांजैक्शन है। एक परचेज ट्रांजैक्शन का एविडेंस क्या हो सकता है? एक परचेज बिल, एक इनवॉइस, एक टैक्स इनवॉइस, एक कैश मेमो, उनके बेसिस में हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। कोई बिल मिलता है, उस बिल को देख के हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। देखिए अगर इसका एक परचेज बिल होता तो कुछ इस तरीके का बिल होता। पूजा फर्नीचर मार्ट जो सेलर है, वो एक ऐसा टैक्स इनवॉइस इशू करता, टैक्स इनवॉइस बाय पूजा फर्नीचर मार्ट। वहां पर पूजा फर्नीचर मार्ट जो सेलर है, उनका जीएसटी नंबर लिखा होता, आइटम का नाम, फुल डिटेल्स, एंड नीचे बायर का नाम एंड जीएसटी, दैट इज द जीएसटी नंबर ऑफ बायर। जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो बिल में दिया होता है हम एज इट इज उसका अकाउंटिंग कर लेते हैं। हम हमारे पास हमेशा कुछ चेक मैकेनिज्म्स होता है, कुछ रियलिटी चेक्स होता है जहां से हम बिल के एक्यूरेसी को भी चेक कर सकते हैं। देखिए जब बिल बनता है, बिल में बी मेड बाय हैंड रिटन बिल्स हो सकते हैं, कंप्यूटर प्रिंटेड बिल्स हो सकते हैं, बट दे आर एक्चुअली मेड बाय ह्यूमन, एंड ह्यूमन कैन मेक एरर्स। तो ऐसा हो सकता है कि जब पूजा फर्नीचर मार्ट के अकाउंटेंट जब ये बिल बना रहे हो, वो भूल से सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह ही माइट जॉट डाउन आईजीएसटी इंस्टेड ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। हमें पता कैसे चलेगा कि जो बिल है वो एक्यूरेट है कि नहीं है? देखिए इसका एक तरीका है चेक करने का। सी अगर हम पूजा फर्नीचर मार्ट के जीएसटी नंबर को देखें, इट्स जीएसटी नंबर ऑफ वेस्ट बंगाल, राइट। एंड अगेन जो बायर है, ये तो सेलर का जीएसटी नंबर हो गया, बायर का जीएसटी नंबर इज ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम 19। तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि ये एक आईजीएसटी ये एक इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, सॉरी इट्स एन इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। बट हाउ डू वी एक्चुअली चेक कि ये जो बिल है ये जेन्युइन है कि नहीं है? ये जो टैक्स पेयर है ये रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है कि नहीं है? क्या ये टैक्स कलेक्ट कर सकता है या नहीं टैक्स कलेक्ट कर सकता है? देखिए इसके लिए एक मैकेनिज्म है, लेट्स सी। देखिए फॉर एग्जांपल के लिए आई एम यूजिंग जीएसटी नंबर ऑफ अमेज़न। अगर आप सर्च करोगे अमेज़न जीएसटी नंबर गूगल पे, तो आपको अमेज़न का जीएसटी नंबर मिल जाएगा। दिस इज अ जीएसटी नंबर ऑफ अमेज़न।
if we copy this GST number and we go to the site gst.gov.in, वहां पर हम under the head of search taxpayer, if we go to search by GST and वहां पर हम किसी भी registered person का GST नंबर टाइप कर सकते हैं. Then we need to type this code, that is 6666042, and if we search it तो हम लोगों को पूरा डिटेल दिखा देगा कि ये जो सेलर है उसका नाम क्या है. देखिए हमने Amazon का GST नंबर टाइप किया था and we are getting the legal name of business is Amazon Seller Services Private Limited. अच्छा, जब हमने GST नंबर टाइप किया था इट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम 29, दैट मींस ये कर्नाटका का स्टेट कोड है. तो यहाँ पे हमें दिखा भी देता है दैट दिस इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड स्टेट जुरिसडिक्शन इज बेंगलुरु, राइट. तो देखिए इस तरीके से हम लोग ये वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर किसी भी इनवॉइस में, किसी भी टैक्स इनवॉइस में अगर सेलर जीएसटी चार्ज कर रहा है तो क्या वो जीएसटी चार्ज कर सकता है कि नहीं कर सकता है, क्या वो रजिस्टर्ड पर्सन है कि नहीं है, अगर उसने टैक्स चार्ज किया है तो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे है. क्योंकि हम ये वेरीफाई कर सकते हैं ना कि उसका स्टेट अगर से सपोज कोलकाता है, वेस्ट बंगाल है, एंड अगर हम भी वेस्ट बंगाल के हैं तो जो टैक्स उसने चार्ज किया है बिल पे, सीजीएसटी एसजीएसटी, वो करेक्ट है या वो करेक्ट नहीं है. देखिए बहुत बार ऐसा होता है that we go to a restaurant or we go to a small shop and that person charges GST. ऐसा बहुत बार I have observed that the particular restaurant or that particular hotel is not registered under GST. वो क्या करता है, सिंपल एक बिल बनाता है and he writes GST on that bill and collects the GST. देखिए लॉजिकली टैक्स का अमाउंट गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए, बट ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसे बहुत सारे सेलर्स होते हैं जिन लोग पब्लिक को फूल करते हैं बाई चार्जिंग जीएसटी बट नॉट डिपॉजिटिंग देम. हाउ विल दे डिपॉजिट, दे आर नॉट इवन रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी रेजाइम. तो अगर किसी भी नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, कोई छोटे रेस्टोरेंट में जाते हो, कोई होटल में जाते हो, या किसी कभी आप शॉपिंग वगैरह पे भी जाते हो, कभी भी आपको बिल पे जीएसटी चार्ज किया हुआ मिलता है, यू कैन जस्ट गो ऑन टू दिस साइट, टाइप द जीएसटी नंबर एंड वेरीफाई कि हाँ अगर आप किसी जो होटल का नाम है, जो रेस्टोरेंट का नाम है, जो शॉप का नाम है, क्या वो नाम एक्चुअली साइट पे रिफ्लेक्ट भी कर रहा है या रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है. इस तरीके से आप अपने आप को प्रिवेंट करोगे पेइंग रॉन्ग टैक्सेस, राइट. सो नाउ लेट्स गेट इनटू द अकाउंटिंग पार्ट. देखिए जब हम लोग अकाउंटिंग सीखेंगे देन वील लर्न बोथ इन द बुक्स ऑफ बायर एंड इन द बुक्स ऑफ सेलर, कि जब कोई पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज को कोई बायर बाई करता है तो वो अपने बुक्स में क्या काउंटिंग करता है, एंड सेलर जब एक पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज को सेल करता है तो वो अपने बुक्स में किस तरीके से अकाउंटिंग करता है. यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस को कवर करेंगे. व्हाट इज अ इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, जिन ट्रांजैक्शंस में सेलर एंड बायर दोनों एक ही स्टेट में लोकेटेड हो, यानी बायर एंड सेलर दोनों का प्लेस ऑफ बिजनेस एक ही है, उन ट्रांजैक्शंस को हम कैटेगराइज करते हैं एज इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन. ठीक है, जहां बायर सेलर सेम स्टेट में लोकेटेड हो. Let's look at the first example. Gaurav of Kolkata purchased goods from Ankit of Kolkata for rupees 10,000 plus 18% GST. तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बायर एंड सेलर दोनों सेम स्टेट में लोकेटेड है, बोथ आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, कोलकाता. हेंस ये ट्रांजैक्शन कैसा है, दिस ट्रांजैक्शन इज अ इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन. इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन में हम क्या करते हैं, जो जीएसटी कंपोनेंट होता है उसको हम ब्रेक कर देते हैं इनटू सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, राइट, एंड वी स्प्लिट द टैक्स रेट. जैसे यहाँ पे टैक्स रेट 18% है तो सीजीएसटी विल बी 9%, एसजीएसटी विल बी 9%. नाउ सी यहाँ पर हम बायर के बुक्स का अकाउंटिंग कर रहे हैं, बायर के बुक्स का अकाउंटिंग मतलब हम गौरव के बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं. तो व्हाट डू वी राइट इट एज इन द बुक्स ऑफ गौरव, राइट. अब देखिए जो टैक्स गौरव ने पे किया है दैट इज 1800 रुपीज इन टोटल. ये जो 18% टैक्स रेट है ऑफ 10,000, दैट इज 18% ऑफ 10,000, दैट मेक्स इट 1800 रुपीज. ये टैक्स क्या है, ये गौरव के लिए असेट है. व्हाई, बिकॉज गौरव विल यूज इट टू मिनिमाइज हिज टैक्स लाइबिलिटी एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ दिस गुड्स एंड सर्विसेज. जब गौरव इन पर्टिकुलर गुड्स को सेल करेगा और जो टैक्स वो कलेक्ट करेगा उस अमाउंट से जो टैक्स ऑलरेडी इसने पे किया है दैट इज 1800 रुपीज, इसको माइनस कर लेगा. हेंस ये टैक्स गौरव के लिए असेट है. तो इसका अकाउंटिंग क्या होगा,
परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, that is Central Goods and Service Tax, input SGST account debit to whom? To Ankit, because this is a credit purchase. जब भी किसी जर्नल में हमको कोई पर्सनल अकाउंट मिलता है, then we categorize that particular transaction as credit transaction. देखिए यहाँ पे गुड्स का वैल्यू कितना है, हाउ मच इज योर एक्सपेंस, गौरव का एक्सपेंस इज 10,000 रुपीज प्लस जीएसटी 9%, क्योंकि हमें इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, 900, 9% ऑफ 10,000, सेम SGST, total 11,800, and we'll always have to write narration being goods purchased from Ankit, right? तो यहाँ पर हमने इसको डेबिट क्यों किया, क्योंकि जो टैक्स हम पे कर कर आए हैं दैट इज माय एसेट, एसेट है इसीलिए हमने इनपुट को डेबिट किया है। सिमिलरली इनपुट एसजीएसटी को भी हमने डेबिट क्यों किया, क्योंकि वो टैक्स वी हैव पेड फ्रॉम आवर ओन पॉकेट एंड वील यूज दैट अमाउंट टू रिड्यूस आवर फ्यूचर टैक्स लाइबिलिटीज, हेंस इट्स एन एसेट, एसेट है इसीलिए हमने इसको डेबिट किया है। दिस बोथ ट्रांजैक्शंस विल बी डेबिट, राइट? नाउ अगर हम सेलर के बुक्स का बात करें, let's look at the example. Ketan of Kolkata sold goods to Sanchit of Kolkata, both buyer seller of Kolkata, hence ये intrastate transaction है, for rupees 20,000 plus 18% GST. तो देखिए यहाँ पर हम सेलर के बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं, दैट इज वी आर डूइंग अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ केतन। यहाँ पर केतन सेलर है, तो इन द बुक्स ऑफ केतन वी आर डूइंग द अकाउंटिंग। ये सेल ट्रांजैक्शन है, तो जो टैक्स आपने कलेक्ट किया, जो टैक्स केतन इज कलेक्टिंग फ्रॉम संचित, दिस टैक्स इज व्हाट, ये केतन के लिए लाइबिलिटी है, ये केतन के लिए लाइबिलिटी है। तो इसका अकाउंटिंग कैसे होगा, देखिए संचित अकाउंट डेबिट, वाई संचित अकाउंट इज डेबिट, क्योंकि ये क्रेडिट सेल्स है, संचित इज एसेट फॉर केतन, केतन विल रिकवर दैट अमाउंट इन फ्यूचर, तो संचित बिकम्स एसेट, ये डेटर है, संचित इज अ डेटर टू आउटपुट सीजीएसटी, अगेन ये इंट्रा है तो हम लोग इसको स्प्लिट कर देंगे, टू आउटपुट SGST, दिस इज 9% टू सेल्स। तो देखिए सेल्स का वैल्यू कितना है, सेल्स वैल्यू इज 20,000, 9% ऑफ 20,000 मेक्स इट 1800, अगेन सेव 1800 एंड दिस विल बी 23,600, अगर हम इस सारे को टोटल करेंगे विल गेट 23,600। ये लाइबिलिटी है, दैट्स वाई हमने इसको क्रेडिट किया है, आउटपुट सीजीएसटी इज अ लाइबिलिटी, क्योंकि जो टैक्स केतन ने संचित से कलेक्ट किया है, केतन विल डिपॉजिट दिस 3,600 रुपीज टू हुम, टू गवर्नमेंट, इसीलिए ये लाइबिलिटी है इसीलिए हमने इसको क्रेडिट किया है। नाउ इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड टू संचित, करेक्ट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो ट्रांजैक्शंस देखेंगे दैट विल बी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस क्या होता है, देखिए जब सेलर एंड बायर दो डिफरेंट स्टेट्स में लोकेटेड हो, दो अलग अलग स्टेट्स में लोकेटेड होते हैं, उनका प्लेस ऑफ बिजनेस अलग अलग स्टेट्स में होता है, उन ट्रांजैक्शंस को हम इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस कैटेगराइज करते हैं, जहां बायर एंड सेलर दो अलग अलग स्टेट्स में लोकेटेड हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, दिया ऑफ कोलकाता purchased goods from जयश्री ऑफ राजस्थान for 10,000 रुपीज प्लस 18% जीएसटी। यहाँ पर देखिए दिया जो है वो कोलकाता से है, दैट इज वेस्ट बंगाल, एंड जयश्री इज फ्रॉम राजस्थान, तो दोनों बायर एंड सेलर अलग अलग स्टेट्स में लोकेटेड है, हेंस ये ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है। जब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होता है तो हम लोग टैक्स कंपोनेंट को आईजीएसटी से रेफर करते हैं, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पर हम टैक्स को स्प्लिट नहीं करते, जो टैक्स रेट होता है हम पूरे टैक्स रेट को आईजीएसटी में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम किसका अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम बायर का अकाउंटिंग कर रहे हैं, दैट इज दिया के बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ दिया, ये परचेज ट्रांजैक्शन है एंड जयश्री नाम मेंशन्ड है, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शन है।
तो यहाँ पर अकाउंटिंग क्या होगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट टू जयश्री अकाउंट। अच्छा, परचेज का वैल्यू कितना है? परचेज वैल्यू इज 10,000 रुपीज, राइट? अच्छा, वाई आईजीएसटी इनपुट को हमने डेबिट क्यों किया है? क्योंकि जो टैक्स आपने पे किया है दैट बिकम्स योर एसेट। क्यों? क्योंकि आप उसको यूज करोगे फ्यूचर के टैक्स लाइबिलिटीज को रिड्यूस करने के लिए, राइट? So 18% of 10,000 makes it 1800 rupees and total will come to 11800, right? जयश्री को क्रेडिट क्यों किया है? क्योंकि हमने उनसे क्रेडिट पे गुड्स को परचेज किया है। परचेज इज डेबिटेड बाय बिकॉज इट्स अ एक्सपेंस एंड इनपुट आईजीएसटी इज डेबिटेड बाय बिकॉज इट्स अ एसेट। ये एसेट है इसलिए हमने इसको डेबिट किया है। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम जयश्री, राइट? Now let's see the accounting in the books of seller कि interstate transactions में seller के books में accounting कैसे होता है। कृति of कोलकाता sold goods to यशी of राजस्थान for rupees 20,000 plus 18% GST। हम किसके बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं? सेलर के बुक्स में। हु इज सेलर? कृति। तो व्हाट वी कैन राइट इन द बुक्स ऑफ कृति, राइट? ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है एंड ये सेल ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट सेल्स ट्रांजैक्शन है। भाई बिकॉज यशी नेम इज मेंशन, जब भी नाम मेंशन है, जब भी कोई पर्सनल अकाउंट मेंशन होता है किसी भी ट्रांजैक्शन में, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है एंड यहाँ पर ये क्रेडिट सेल ट्रांजैक्शन है। तो कृति के बुक्स में अकाउंटिंग क्या होगा? यशी अकाउंट डेबिट टू आउटपुट आईजीएसटी टू सेल्स अकाउंट, राइट? सेल्स का वैल्यू कितना है? 20,000। टैक्स इज व्हाट? 18% ऑन 20,000, दैट मेक्स इट 30,600। टोटल कम्स टू 23,600। ये टोटल कहाँ से है? इन दोनों का टोटल इज दिस, राइट? एंड वी विल हैव टू राइट अ नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू यशी, राइट? यहाँ पे हमने यशी को डेबिट क्यों किया है? क्योंकि यशी इज आर डेटर। आउटपुट टैक्स को हमने क्रेडिट क्यों किया है? क्योंकि ये हमारा लाइबिलिटी है। भाई बिकॉज दिस सेलर कैन नॉट कीप दिस 3600 रुपीज विथ हिमसेल्फ। उसको ये पैसे को किसको पे करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को। तो वो उसके लिए एक लाइबिलिटी है। एंड सेल्स क्योंकि इनकम है इसलिए हमने सेल्स को क्रेडिट किया, करेक्ट? मूविंग फर्दर, देखिए जीएसटी जो है वो खाली गुड्स पे एप्लीकेबल नहीं है, जीएसटी सर्विसेज पे भी एप्लीकेबल है। तो अब हम लोग कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस को देखेंगे जो सर्विस एस्पेक्ट को कवर करें। लेट्स स्टार्ट। देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ एंट्रीज देखेंगे जो सर्विस प्रोवाइडर के बुक्स में होगा। जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो अपने बुक्स में अकाउंटिंग कैसे करता है, एंड जो सर्विस रिसीवर है जिसने सर्विस लिया है वो अपने बुक्स में कैसे अकाउंटिंग करता है। लेट्स स्टार्ट। देखिए तनीषा ऑफ कोलकाता rented a machinery to Ruchika of Kolkata for 10,000 plus 12% GST। Now one important point to note, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको ये ना बताया जाए कि बायर एंड सेलर कौन से स्टेट में लोकेटेड है, आपको स्टेट्स का लोकेशन अगर नहीं दिया हुआ है, दैट इज हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, अगर क्वेश्चन रिमेनिंग साइलेंट, हम हमेशा अज्यूम करेंगे कि ये एक इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। यहाँ पर तो हमें मेंशन किया हुआ है कोलकाता कोलकाता, बट अगर हमें नहीं भी मेंशन किया होता तो हम हमेशा इसको इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन अज्यूम करेंगे अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। लेट्स सी। तो यहाँ पर तनीषा कौन है? तनीषा इज द सर्विस प्रोवाइडर। तनीषा ने अपने मशीन को रुचिका को रेंट पे दिया है। कितने रुपए पे? 10,000 प्लस 12% जीएसटी। तो यहाँ पर हम किस तरीके से अकाउंटिंग करेंगे? वी आर डूइंग अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, दैट इज इन द बुक्स ऑफ तनीषा। हम तनीषा के बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो तनीषा के लिए क्या है? तनीषा के लिए एक रेंटल इनकम है, राइट? क्योंकि तनीषा इज सर्विस प्रोवाइडर, वो सर्विस दे रही है, तो उनके लिए ये रेंटल इनकम है। तो अकाउंटिंग कैसे होगा? रुचिका अकाउंट डेबिट टू आउटपुट सीजीएसटी, क्योंकि एक इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है,
सॉरी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है टू आउटपुट SGST टू रेंट, राइट? क्यों? क्योंकि देखिए रेंट सर्विस प्रोवाइडर के लिए तो रेंट इनकम है ना। तनिषा ने अपने मशीन को रेंट पे दिया 10,000 रुपीज के लिए, तो तनिषा विल कलेक्ट रेंटल इनकम फ्रॉम रुचिका। तो हेंस रुचिका को डेबिट किया, क्यों? क्योंकि रेंटल इनकम रुचिका से मिलने वाले हैं। अच्छा, देखिए जिस तरीके से गुड्स को हम सेल करते हैं उसी तरीके से हम सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो हम टैक्स कलेक्ट करते हैं। सिमिलरली जब हम सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं तब भी हम टैक्स कलेक्ट करते हैं, एंड जो टैक्स हम कलेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड आउटपुट टैक्स, हेंस इट्स आउटपुट CGST, हेंस इट्स आउटपुट SGST। स्प्लिट क्यों किया हमने? बिकॉज इट्स अ इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। अमाउंट कैसे आएगा? देखिए रेंट वाज व्हाट? रेंट वाज 10,000, राइट? 12% हम इसको स्प्लिट कर देंगे 6% में, मेक्स इट 600 एंड 600, टोटल विल बी 11200, राइट? जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? बीइंग मशीन गिवन ऑन रेंट टू रुचिका, ठीक है? या फिर बीइंग रेंटल इनकम टू बी रिसीव फ्रॉम रुचिका, किसी तरीके से भी हम इसका नरेशन को फ्रेम कर सकते हैं। द होल आइडिया इज कि हमें ये समझना पड़ेगा कि सर्विसेज को भी, सर्विसेज GST का पार्ट तो है ही, तो सर्विसेज का अकाउंटिंग कैसे करें? अगर या तो हमारा वो एक्सपेंस हो सकता है या हमारा वो इनकम हो सकता है। यहाँ पर वो हमारा इनकम है, अगर वो इनकम है दैट हैज टू बी क्रेडिटेड, राइट? एंड जब हम सर्विस दे रहे हैं देन वी आर कलेक्टिंग टैक्सेस। अगर हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं तो वो हमारा लाइबिलिटी है, अगर लाइबिलिटी है तो हम उसको डेफिनेटली क्रेडिट करेंगे, राइट? नाउ इन द बुक्स ऑफ सर्विस रिसीवर, अगर हम सर्विस रिसीव करते हैं, सी श्रेया ऑफ कोलकाता टुक अ बिल्डिंग ऑन रेंट फ्रॉम आस्था ऑफ कोलकाता फॉर रुपीज 20,000 प्लस 12% GST। अब हम किसके बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं? श्रेया के बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं। हु इज श्रेया? श्रेया इज द सर्विस रिसीवर, मतलब उनका एक्सपेंस लगेगा। उन्होंने क्या किया? श्रेया ने क्या किया? एक बिल्डिंग को रेंट पे लिया, एक बिल्डिंग को भाड़े पे लिया। किससे? आस्था से, फॉर रुपीज 20,000। तो उनका एक्सपेंस कितना है? 20,000। जब भी हम कोई गुड्स को परचेज करते हैं वी पे टैक्सेस, तो सिमिलरली जब हम कोई सर्विसेज को लेंगे विल पे टैक्सेस। जो टैक्स हम पे करते हैं दैट इज आर इनपुट टैक्स। तो इसका अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे? सी वी आर डूइंग अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ श्रेया। देखिए श्रेया के लिए क्या है? ये एक लाइबिलिटी है, क्यों? क्योंकि उनको आस्था को रेंटल एक्सपेंसेस देने हैं, तो और ये रेंट उनके लिए एक्सपेंस है, तो रेंट अकाउंट डेबिट, राइट? इनपुट CGST, इनपुट SGST, ये सारे डेबिट होंगे। वाई? बिकॉज ये हमारे, क्योंकि ये श्रेया के लिए असेट है, बिकॉज श्रेया विल यूज देम टू रिड्यूस आर फ्यूचर टैक्स लाइबिलिटीज, तो इनके लिए एसेट है। टू किसको पैसे देने हैं? आस्था को, तो आस्था विल बी क्रेडिटेड। वाई? बिकॉज आस्था इज लाइबिलिटी, उनको पैसे देने हैं। नाउ रेंटल एक्सपेंस इज व्हाट? 20,000। 20,000 का 12%, दैट मेक्स 12% को हम लोग स्प्लिट कर देंगे 6% पे, दैट मेक्स इट 1200 एंड 1200, तो 22400, राइट? एंड जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? बीइंग रेंट पेबल टू आस्था, क्योंकि हमें रेंट देने आस्था को। रेंट डेबिट क्यों हुआ है? क्योंकि रेंट हमारा एक्सपेंस है, रेंट इज आर एक्सपेंस। इन दोनों को हमने डेबिट क्यों किया? क्योंकि जो टैक्स हम पे करते हैं व्हाइल अवेलिंग एनी सर्विसेज दैट इज आर एसेट। आस्था को क्रेडिट क्यों किया गया? बिकॉज आस्था इज आर लाइबिलिटी, हमें आस्था को फ्यूचर में पैसे देने हैं, राइट? आई होप ये पर्टिकुलर सेशन आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल रहा होगा। I'll be sharing part 2 of the accounting for GST. So make sure you are connected. Stay safe. Happy learning.